बहू का ट्रेन ससुराल। श्याम अपनी बारात साइकिल से पैदल ही ले जा रहा था। ओ शादी है भाई, शादी है, आज मेरे दोस्त की शादी है। अरे चारों तरफ खुशियाँ मनाओ, मेरे दोस्त की शादी है। खैर किसी तरह वो लोग बारात लेकर लड़की के घर पहुँचे। लड़की वाले भी गरीब ही थे, उनका कच्चा मकान था, लेकिन कैसे भी करके दोनों की शादी हुई। और अगली सुबह श्याम अपनी पत्नी राधिका को साइकिल के आगे वाले डंडे पर बिठाकर अपने घर की तरफ चल दिया। तभी राधिका ने उससे पूछा, श्याम जी, ये रास्ता तो स्टेशन की तरफ जाता है, आपका घर यहाँ से बहुत दूर है क्या? हमें ट्रेन से जाना पड़ेगा। नहीं नहीं राधिका, बस ये समझ लो स्टेशन के पास ही तुम्हारा ससुराल है। जल्दी से घर चलिए, मुझे अपना ससुराल देखने का बहुत मन हो रहा है। राधिका को अभी तक ये नहीं पता था कि ससुराल देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। खैर साइकिल चलाते चलाते श्याम राधिका को स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर पहले जंगल के बीच एक रेलवे की पटरी पर ले गया, जहां पर एक पुरानी बॉगी खड़ी थी। उस बॉगी के सामने ही श्याम ने अपनी साइकिल रोक दी। यहाँ जंगल के बीच पटरियों के किनारे साइकिल क्यों रोक दी? सुसु लगी है क्या? नहीं नहीं राधिका, ये रेल की बोगी देख रही हो, यही तुम्हारा ससुराल है। ये देखकर राधिका हैरान हो गई। आपके आगे पीछे कोई नहीं है, ये तो मुझे पता था, लेकिन आपके पास घर भी नहीं है, ये नहीं पता था। क्या अभी भी तुम मेरा साथ दोगी राधिका? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो पहली ऐसी लड़की होंगी जिसका ससुराल ट्रेन में होगा। अब देखना, इस ट्रेन की बोगी को मैं इतना सच सवार दूंगी कि किसी महल से कम नहीं लगेगा। कुछ देर बाद, अरे वाह, श्याम जी ने तो शादी से पहले ही सारा इंतजाम कर रखा है। इस ट्रेन के ससुराल में बहुत मजा आएगा। राधिका ने ट्रेन की बोगी को अच्छे से साफ सुथरा करके इतना अच्छा बना दिया कि अब वो किसी अच्छे खासे घर से कम नहीं लग रहा था। श्याम जब अंदर आया तो देखकर हैरान हो गया। फिर दोनों सो गए और सुबह दोनों ही जल्दी उठ गए। राधिका, मैं स्टेशन पर साफ सफाई का काम करता हूँ, मैं बीच बीच में यहाँ आता रहूँगा, अपना ख्याल रखना। ठीक है, आप बेफिक्र होकर जाइए, अपना काम कीजिए, शाम को मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। श्याम काम पर चला गया। शाम को जब वो घर वापस आया तो राधिका ने पहले से ही खाना बना रखा था। राधिका, कई महीने बीत गए, ऐसा नजारा मैंने नहीं देखा। मैं जब भी काम से लौटता था तो खुद खाना बनाता था और अकेले ही खाकर सो जाता था। तुम्हारे आने से इस ट्रेन में रौनक आ गई है। खाना खाने के बाद दोनों आपस में बातें करने लगे। आखिर हुआ क्या था आपके साथ जो आप यहाँ ट्रेन में रहने लगे? राधिका, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरी जिंदगी में सब कुछ जानने का अधिकार है। कुछ सालों पहले मैं भी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ यहाँ से 5 किलोमीटर दूर हरिनगर गांव में रहता था। हमारा एक कच्चा मकान था जिसमें हम सब हंसी खुशी रहते थे। पिताजी खेती करते थे और मैं मेहनत मजदूरी करके कमा लिया करता था। तभी एक रोज पिताजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, देखिए, मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा है कि इन्हें अस्पताल में भर्ती करा दो, लेकिन आप माने ही नहीं मेरी बात। कैंसर 2nd स्टेज पर जा चुका है, जल्दी इन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं कराओगे तो कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, आज ही पिताजी को अस्पताल में भर्ती कर लीजिए, मैं 1-2 दिनों में पैसों का इंतजाम कर लूँगा। देखिए, पहले सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, फीस जमा करनी पड़ेगी, उसके बाद ही इन्हें एडमिट किया जा सकता है। जब पैसे हो जाए तो अपने पिताजी को लेकर हॉस्पिटल आ जाना। इतना बोलकर डॉक्टर साहब वहाँ से चले गए। बेटा, तो फालतू में परेशान मत हो, जिसका समय आ जाता है उसे भगवान बुला ही लेता है। परेशान मत होइए पिताजी, मैं प्रधान जी से जाकर कुछ मदद मांगता हूँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। माँ, आप यही पिताजी का ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। श्याम उसी वक्त भागता हुआ प्रधान की हवेली पहुँच गया और उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा। प्रधान जी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, अगर उन्हें जल्दी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। मुझे सख्त 10 लाख रुपए की जरूरत है। देख रहे हो मुनीम जी, चेहरा देखकर तो ऐसा लगता है किसने पूरी जिंदगी में 10 रुपए भी नहीं देखे होंगे और 10 लाख मांग रहा है। भाई, इतनी बड़ी रकम मैं उधार नहीं दे सकता।
प्रधान जी, आप मेरा घर खेत सब कुछ गिरवी रख लीजिए, लेकिन मुझे पैसे दे दीजिए, बहुत जरूरी है। मैं तो इसी गांव का हूँ, आप तो मुझे जानते ही हैं, मैं कहाँ भाग जाऊंगा, मैं आपका पाई पाई लौटा दूंगा। ठीक है, मैं वकील साहब से बात करके तुम्हें 5 दिन बाद बुलाता हूँ, 5 दिन बाद आकर पैसे ले जाना। प्रधान जी, इतना समय नहीं है, मुझे इसी वक्त पिताजी को भर्ती कराना है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। देखो, हमारे वकील साहब बाहर गए हैं, जब वो आएंगे तुम्हारा साइन हो जाएगा, तभी मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। अगर ज्यादा जल्दी है तो चोरी करो, डाका डालो, यहाँ मेरा सर मत खाओ। मुनीम जी, बाहर निकालो इस भिखारी को यहाँ से। प्रधान के आदमियों ने उसे धक्के मारकर भगा दिया। फिर 5 दिन बाद मुनीम श्याम को बुलाने आया। श्याम भागकर प्रधान जी के घर गया। उसने उनके कागजों पर बिना देखे साइन कर दिए और पैसे लेकर वापस आ गया। उसने तुरंत अपने पिताजी को अस्पताल में एडमिट तो कर दिया, लेकिन अब समय काफी हो चुका था। अगले ही दिन उसके पिता स्वर्ग सिधार गए। मैंने तो पहले ही कहा था कि इन्हें जल्द से जल्द एडमिट कराना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों ने पैसों के इंतजाम करने में बहुत देरी कर दी। ले जाइए इन्हें। पिताजी के गुजर जाने के बाद उनके गम में मेरी माँ भी चल बसी। मैं इधर उधर साफ सफाई और झाड़ू लगाने का काम करने लगा। अब वो घर मुझे काटने को दौड़ने लगा। फिर 1 महीने बाद प्रधान जी अपने वकील को भेजा। तब मुझे पता चला कि उन्होंने धोखे से मेरा घर, मेरा खेत सब अपने नाम करवा लिया। मुझे उस वक्त पैसों की इतनी जरूरत थी कि मैंने कागज पढ़े ही नहीं, ऐसे ही साइन कर दिए थे। श्याम की कहानी सुनकर राधिका की आंखों में आंसू आ गए। आप चिंता मत कीजिए, जो बीत गया उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है उनसे हम बदला तो जरूर लेंगे। मैं आपका साथ दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। अब श्याम और राधिका दोनों मिलकर स्टेशन पर काम करने लगे। राधिका चाय और समोसे बेचने लगी। धीरे धीरे कुछ पैसा इकट्ठा करके राधिका और श्याम ने ट्रेन की ससुराल से थोड़ी दूर सड़क के किनारे लकड़ी की एक छोटी सी चाय समोसे की टपरी खोल ली। इस रोड पर आप लोगों ने दुकान खोल कर ना बहुत अच्छा किया। यहाँ दूर दूर तक आसपास कोई दुकान ही नहीं था। कम से कम हम जैसे राहगीरों को एक सहारा तो मिला। अब सुबह से शाम तक उनकी दुकान पर लाइन लगा करती थी। उन्होंने खूब पैसे कमा लिए। कुछ ही दिनों में एक रोज उनकी दुकान पर उसी रोड पर ड्यूटी कर रहा पुलिस वाला आया। आप लोगों को मैंने ट्रेन की बोगी में देखा है, आपका कोई घर बार नहीं है क्या? राधिका और श्याम ने अपनी सारी कहानी उस पुलिस वाले को सुना दी। कहानी जानने के बाद पुलिस वाले ने कहा, कानूनी रूप से तो आपका घर और खेत अब उस प्रधान का ही हो गया है, पर इसमें कानून का ही दिमाग लगाकर मैं आप लोगों की जमीन वापस कराऊंगा। भाभी जी, आपको तो प्रधान ने कभी देखा नहीं होगा। नहीं, मैं कभी उस गांव गई ही नहीं। ठीक है, कल मैं सादे वर्दी में आपके साथ भाभी जी उस प्रधान के घर चलेंगे। श्याम जी, आप दूर खड़े रहना। अगले दिन पुलिस वाला राधिका के साथ अपनी कार से प्रधान के घर पहुंचा। प्रधान जी, मैं इन मैडम का मैनेजर हूँ। दरअसल ये इस गांव में एक फैक्ट्री डालना चाहती है। आपकी परमिशन लेने आया हूँ। अगर आप परमिशन देते हैं तो हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे। अरे, ये तो बहुत अच्छी खबर है भाई। फैक्ट्री खुल जाएगी तो हमारे बेरोजगार लोंडों को भी काम मिल जाएगा और हमारा भी कुछ भला हो जाएगा। मैनेजर, इनसे परमिशन लेटर पर साइन करा लो और इन्हें 1 की जगह 2 करोड़ दे दो। प्रधान को लालच आ गया और उसने बिना पढ़े कागजों पर साइन कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आसानी से काम हो गया। मैं हूँ इंस्पेक्टर राधे। श्याम जी, आ जाइए। तभी श्याम भी वहाँ आ गया। श्याम को देखकर प्रधान चौंक गया। इस बेचारे का घर और खेत धोखे से अपने नाम कर लिया था ना। आज हमने भी तेरा ही तरीका अपनाया। आज से इन दोनों के खेत और घर इन्हें वापस मिल गए। इसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाती है और राधिका और श्याम अपने घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। बहुत सारी नंद वाला ससुराल। रिमझिम और मनोज दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों के रिलेशनशिप को 3 महीने हुए थे, पर इन 3 महीनों में दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगे और दोनों ने डिसाइड किया कि जल्द ही वो शादी कर लेंगे। मनोज ने अपने घर में बात कर ली थी और फिर एक दिन मनोज
अपनी फैमिली के साथ रिमझिम के घर आया। मनोज की फैमिली को देख रिमझिम के मम्मी पापा थोड़े परेशान हो गए। रिमझिम की सहेली जिसकी शादी इसी साल हुई थी, वो भी इस मौके पर रिमझिम के घर आई हुई थी। मुझे नहीं लगता कि रिमझिम मनोज की फैमिली में समझौता रख पाएगी, क्योंकि जिस तरह से मनोज की बहनें हैं वो देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि रिमझिम वहाँ खुश रहेगी। वैसे रिमझिम, तुझे पता था कि मनोज की 6 बहनें हैं, 3 शादीशुदा है पर 3 तो कुमारी है, और मनोज 6 बहनों का इकलौता भाई है। ज्यादा बात ही नहीं हो पाती थी। हाँ, पिछले दिनों मनोज ने मुझे बताया था कि उसके घर में उसकी मम्मी और बहनें हैं। वो सबसे छोटा है, अपनी बहनों का लाडला है। अब क्या करूं? मैंने ये सोचकर प्यार थोड़ी किया था कि उसके बहन भाई है या नहीं। मुझे तो मनोज के नेचर से प्यार हुआ था, उसकी सादगी से प्यार हुआ था। ये सब बातें तो बाद में सामने आती है ना। वो सब तो ठीक है, पर तू मुझे देख, मेरी 2 नंदे हैं और दोनों इतनी तेज है, हर समय आई रहती है। मेरी सासू माँ के कितने कान भरती है। तू तो जानती है मेरी अक्सर लड़ाई होती रहती है अपनी नंदों से, पर क्या करूं, मेरी तो शादी हो गई है, मुझे तो निभाना ही है। पर तेरे पास अभी भी समय है, तू तो ये शादी रोक सकती है। शादी के बाद पछताने से अच्छा है कि पहले ही संभल जाओ, पहले ही दूर हो जाओ। पता नहीं, मुझे भी घबराहट हो रही है। शादी होकर जाएगी, नंदों से भरा ससुराल होगा, सारा दिन रसोई में चूल्हा चौका ही करती रह जाएगी तू। कि तभी माँ आ जाती है। रिमझिम बेटा, मनोज के मम्मी पापा और बहनें तुमसे मिलना चाहते हैं। एक काम करो, तुम चाय ले चलो। क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? माँ, मनोज के बहनें तो देखो, 1-2 नहीं, पूरी 6 बहनें हैं। मैं तो कहती हूँ कोई बहाना कर दो, रिमझिम परेशान हो जाएगी शादी के बाद। अभी इन सब बातों के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी पहले रिमझिम को मेहमानों से मिलने तो दो। रिमझिम बेटा, तुम्हारा जो दिल कहता है तुम वही करना, ठीक है? चलो तुम चाय लेकर चलो, मैं प्राची और सुनीता के हाथ नाश्ते की ट्रे भिजवाती हूँ। रिमझिम के मन में शादी को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। जो खुशी उसके चेहरे पर सुबह थी वो अब दिखाई नहीं दे रही थी। मनोज के परिवार वाले शादी के लिए हाँ करके चले गए। उन्हें रिमझिम बहुत पसंद आई थी, पर रात के समय जब मनोज रिमझिम को मोबाइल फोन पर कॉल करता है तो रिमझिम उसका फोन नहीं उठाती। मनोज रिमझिम को मैसेज कर रहा था, पर रिमझिम किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मनोज मुझे लगातार फोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है, पर मैं उसे क्या कहूं, कैसे कहूं, ये समझ नहीं आ रहा। पर मुझे बात तो करनी ही होगी। रिमझिम मनोज को फोन मिलाती है और उसे अपने दिल की बात कहती है। हेलो, क्या हुआ रिमझिम? मैं कितनी देर से तुम्हें फोन मिला रहा हूँ और तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रही हो और न ही किसी मैसेज का जवाब दे रही हो। सब ठीक तो है ना? हमारे आने के बाद कोई बात तो नहीं हुई ना? मैं ठीक हूँ मनोज, यहाँ पर भी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। बस मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम मुझे कल मॉर्निंग में रेस्टोरेंट पर मिल सकती हो? ठीक है, हम कल मिलते हैं। मनोज और रिमझिम अगले दिन एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मनोज, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं शादी तुमसे ही करना चाहती हूँ, पर मुझे शादी के बाद अलग रहना है। मेरा मतलब है, मैं इतने बड़े परिवार में नहीं रह सकती। तुम्हारी इतनी सारी बहनों के बीच मुझसे नहीं रहा जाएगा। मेरे मन में बहुत घबराहट है और अगर तुम अलग नहीं रह सकती तो तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें कैसी बातें कर रही हो रिमझिम? मेरी सभी बहनें मुझे जान से भी प्यारी है। मैं तुमसे शादी करने के लिए अपनी बहनों को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी तो मैं तुम्हारे बिना रह लूंगा। सॉरी, मैं तुम्हारे इस बात को नहीं मान सकता। बाय। मनोज और रिमझिम के बीच दूरियां पैदा हो गई। जब सच्चाई मनोज की बहनों को पता चली तब उन्होंने एक ही डिसीजन लिया। देख मनोज, तू हम बहनों का लाडला भाई है, तेरे लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। अगर रिमझिम चाहती है कि तू शादी के बाद अलग रहे तो उसकी बात मान ले। देख, हम तीनों की शादी हो गई है, इन तीनों की भी कुछ टाइम में शादी हो जाएगी, पर माँ को, इस घर को और तुझे रिमझिम की बहुत जरूरत है। हम जानते हैं तू रिमझिम से बहुत प्यार करता है और तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। भाई, हमारा कहना मान, तो रिमझिम से शादी कर ले प्लीज। आरती ठीक कह रही है मनोज बेटा, हमें भी कोई ऐतराज नहीं है, और फिर अलग रहने में क्या ही बुराई है। तो कभी कभी मिलने आ जाया करना। अब ये तीनों भी तो मिलने आती है ना, और फिर पूनम, रितु और प्रिया भी तो है मेरे साथ। तो टेंशन क्यों लेता है? रिमझिम को फोन कर और उससे बात कर।
मनोज ने अपनी माँ और बहनों के कहने पर रिमझिम से बात की और फिर सबकी रजामंदी से मनोज और रिमझिम की शादी हो जाती है। मनोज अपने लिए घर ढूंढ रहा था। अगले कुछ दिनों में जैसे ही घर मिलता है, मनोज और रिमझिम अलग रहने जाने वाले थे। पर नई नई शादी के उन कुछ दिनों में रिमझिम ने महसूस किया कि नंदू को लेकर जो डर उसके मन में बिठाया गया था वैसा तो कुछ भी नहीं था। रिमझिम, वो मैं और बाकी सबने मिलकर तुम्हारे और मनोज के लिए हनीमून पैकेज बुक किया है। हम सबका मन है कि तुम और मनोज आउट ऑफ इंडिया घूमने जाओ और जगह भी तुम्हारी पसंद की है। हमें मनोज ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हें बाली जाना है। हमने इसलिए बाली की टिकट बुक की है। पर ये तो 2 महीने का ट्रिप है दीदी। भाभी, हम सब ने यही सोचा है कि आप 2 महीने बिल्कुल एंजॉय करो और यहाँ की बिल्कुल भी चिंता मत करना। भैया, हम माँ की पूरी देखभाल करेंगे। आप दोनों अपना हनीमून बढ़िया से एंजॉय करो। और हाँ भाभी, हम सब आपके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लाए थे, वो भी आप देख लेना और आपकी पसंद का क्या क्या है वो भी बता देना। फिर तो आप दूसरे घर में रहने चले जाओगे तो पता नहीं हम आपके लिए इतना कुछ कर पाएंगे या नहीं। हमारी एक ही भाभी है और हम सभी नंदे चाहते हैं कि हमारी भाभी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे और हमारी भाभी का चेहरा हमेशा खिलखिला रहे। अपनी नंदों का इतना प्यार देखकर रिमझिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिमझिम और मनोज 2 महीने के लिए हनीमून पर चले जाते हैं। वापस लौटने के बाद रिमझिम अपना विचार बदल लेती है। मनोज जी, मुझे अलग घर में नहीं रहना। मैं अपने इतने भरे पूरे हंसते खिलते परिवार से अलग नहीं रह सकती। मैं दूसरे घर में अकेली क्या करूंगी? मेरा तो आप सबके बिना मन ही नहीं लगेगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आप सबके साथ रहूंगी इसी घर में, अपनी सासू माँ और अपनी प्यारी प्यारी नंदों के साथ। रिमझिम का फैसला सुनकर मनोज की मम्मी और बहनों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। कहते हैं, परिवार छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ प्यार होता है वहाँ खुशियाँ अपने आप दस्तक देती है। तभी तो कहते हैं, प्यार बांटने से प्यार मिलता है।